Okay, class 10th student. Today we are going to discuss about our fourth chapter in history, the making of global world. Is it interesting? जैसे कि आप कुछ वर्ड्स के साथ बड़े बड़े फैमिलियर तो होंगे, लेकिन यहां पर उसके साथ कुछ प्रीफिक्स लगा है. आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका एक प्रॉपर मतलब है. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल के साथ ये तो पूरा प्रीफिक्स है, इतना बड़ा प्रीफिक्स. देखिए, सिर्फ वर्ड कह देने से ही पूरे पूरे संसार के बारे में हमें पता चल जाता, लेकिन उसके पहले ग्लोबल लगा दिया. इतने से भी काम नहीं चला तो उसके पहले मेकिंग ऑफ लगा दिया. इन सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ मतलब है और हमें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसे समझना जरूरी है. अगर हम चैप्टर के नेम को समझ लें तो 50% काम हमारा हो गया. देखिए, मेकिंग ऑफ ये पोर्शन जो है ये बताता है प्रोसेस को. किसके प्रोसेस को? कुछ बनने के प्रोसेस को. क्या बनने के प्रोसेस को? वर्ल्ड के बनने के प्रोसेस को, इस संसार के बनने के प्रोसेस को बता रहा. सिर्फ वर्ड भी रहता तब पर भी हमें पता चल जाता कि संसार के बनने की प्रोसेस की बात हो रही है. ग्लोबल की क्या जरूरत थी? ग्लोबल एक जुड़ाव को बताता है, इंडिकेशन देता है कि हाउ all the countries are merged with each other and how they are interdependent on each other. ठीक, कैसे पूरे देश, पूरे संसार की जो कंट्रीज हैं, पूरे ग्लोब की जो कंट्रीज हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके आपसी रिलेशनशिप क्या है, कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होता है. ये सारी चीजें इस ग्लोबल वर्ड से डिफाइन हो जाती हैं. ठीक, समझ रहे हैं? यानी सिर्फ संसार की बात नहीं कर रही है, ग्लोबल लगने से एक ऐसे वर्ड की बात हो रही है जो आपस में कनेक्टेड है, और मेकिंग ऑफ से एक ऐसे उसी वर्ड की जो आपस में कनेक्टेड है उसके बनने के प्रोसेस की बात हो रही है. आप क्लियर हो गए होंगे कि इस चैप्टर में इस मॉडर्न वर्ड के बनने के प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे सोशियो कल्चरल, ऐसे इकोनॉमिक, ऐसे पॉलिटिकल चीजें बनी और बिगड़ी या एक दूसरे से जुड़ी, उलझी, जिससे ये आधुनिक विश्व हमारा बनकर तैयार हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में है वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो वो इस बात को बखूबी समझेगा, अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो इस बात को कुछ दूसरे अंदाज में समझेगा, अगर कोई सोशियोलॉजी का है तो दूसरे, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो दूसरे. यानी सबके लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन थॉट जो निकल के आता है उसमें से वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है पूरी कंट्रीज का, इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका आपस में इंटरकनेक्शन, वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, यही ग्लोबलाइजेशन है. ठीक, यानी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो आपस में जुड़ जाए. यानी हम एक तरह से समझिए कि ये उस प्रोडक्शन को बताता है जो किसी कंट्री में होता है पर किसी और कंट्री में नहीं होता है, लेकिन जिस कंट्री में उस पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहां पर भी उस प्रोडक्ट की डिमांड है. तो अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो उस पर्टिकुलर कंट्री से वो प्रोडक्ट वहां पर नहीं पहुंच पाता. ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देना, जिससे कैपिटल कहीं की कहीं लगाई जा सके और गुड्स का प्रोडक्शन कहीं किया जा सके, लेबर्स को कहीं और से कहीं और पहुंचाया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, तो आईएमएफ क्या कहता है? ग्लोबलाइजेशन इज अ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्कैटरिंग ऑफ बिजनेसेस, सर्विसेज एंड आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. ये बताता है हमें कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, भूमंडलीय सहयोग है, जिसके जरिए से हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेबर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेक्नोलॉजीज में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं.
इन सारी चीजों का सहयोग ही ग्लोबलाइजेशन होता है। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन के की पॉइंट्स को हम समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया आप लोगों को कि अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए, अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है। एक अगर हिस्टोरियन है तो उसके लिए हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो कि वर्ल्ड की जितने भी सिविलाइजेशंस हो वो आपस में कैसे कनेक्ट करती है। एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो या कोई इकोनॉमिस्ट हो तो उसके लिए हो सकता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे कनेक्टेड हो। एक अगर सोशियोलॉजिस्ट है तो उसके लिए मतलब हो सकता है कि दुनिया के समाज आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं जो कि सभी सेक्टर्स के लोगों को मिलेंगी वो ये है कि पहली बात कि ग्लोबलाइजेशन में सारी कंट्रीज का आपस में मर्जर होगा, जुड़ाव होगा, और साथ ही साथ कुछ खास किस्म की प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी, कुछ इंटेंशंस देखने को मिलेंगे। ये क्या है समझते हैं हम लोग इस की पॉइंट्स के थ्रू। माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड कल्चर। माइग्रेशन का मतलब है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और जाकर वहां पर बस जाना, तुरंत वापस आ जाना नहीं। अगर आप कहीं जाते हैं और आ जाते हैं तो आप ये टूरिज्म हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ। बल्कि आप एक प्लेस से उठकर दूसरी प्लेस पर गए और वहां पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपनी लिवलीहुड चला रहे हैं, तो ये माइग्रेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई पीपल काम की तलाश में कहीं गया, रोजगार की तलाश में कहीं गया, तो एम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर हो सकता है माइग्रेशन का। ठीक इसी तरह से सेकंड फैक्टर जो हो सकता है बेटर लाइफ कंडीशनिंग के लिए वो चला जाए। सपोज कर लो कि कोई थार डेजर्ट में रह सकता है जहां लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हैं और वहां क्रिटिक कंडीशन इतनी नोबेल नहीं है कि आराम से जीवन बिताया जा सके। हो सकता है वो अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए थार से माइग्रेट करके प्लेन एरिया में बस जाए। इसी तरह से माउंटेनियन लोग भी हो सकते हैं, जो माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो प्लेन एरिया में आके बस सकते हैं। आपको ये प्रवृत्तियां मिलेंगी। आप अगर गैंगेटिक प्लेन की पॉपुलेशन देखें और उसके नॉर्थ में जिधर माउंटेनियस रीजन है उधर की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो आपको गैंगेटिक प्लेन में माउंटेनियस एरिया से ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ज्यादा डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। अगर आप साउथ में आते हैं इंडिया के, गैंगेटिक प्लेन के साउथ में जहां की प्लेट्यू रीजन पड़ता है, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वहां भी पॉपुलेशन कम मिलेगी और गैंगेटिक प्लेन में ज्यादा मिलेगी। कारण क्या है इसका? देखिए, पहले तो इन दोनों एरियाज पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन काफी ज्यादा टफ हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ खाने के लिए आप फसलें उगा नहीं सकते हैं, लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए आप सड़कें डेवलप नहीं कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपको कुल मिला जुलाकर एक प्रिमिटिव लाइफ को एंजॉय करना पड़ता है, जो कि आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से बेटर लाइफ कंडीशनिंग के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। जब ये लोग माइग्रेट करते हैं तो उनका कल्चर भी उनके साथ एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाता है। कल्चर, मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, आज अभी इंडिया में रह रहे हैं, कल को कोई फ्रांस चला गया, कोई इटली चला गया, कोई जापान चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई पेरू चला गया, कोई बोलिविया चला गया, कोई कहीं भी जा सकता है। अगर वो चला गया तो क्या वो वहां दिवाली मनाना छोड़ देगा, होली मनाना छोड़ देगा, रक्षाबंधन मनाना छोड़ देगा, ईद मनाना छोड़ देगा, मुहर्रम मनाना छोड़ देगा? ऐसा नहीं करेगा। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने यहां से कल्चर को लेकर जा रहे हैं दूसरी जगह। ओके, शेयर ऑफ नॉलेज। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उनके ज्ञान का भी, उनके नॉलेज की भी शेयरिंग बढ़ने लगती है। जैसे जब हमारे यहां ईरानीज आए, पर्शियंस आए, तो हमारे यहां एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आया। जब हमारे यहां यूनानी आए, यूरोप से लोग आए, यूनानीस आए, तो हमारे यहां जो वॉच होती है ना, वॉच डायल सिस्टम जो होता है, ये देखने को मिला, जो 60 सेकेंड का 1 मिनट होगा और 60 मिनट का 1 आवर होगा, 24 का, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक ना? जब पोर्चुगीज हमारे यहाँ आए तो हमारे देश में पोटैटो का प्रोडक्शन होने लगा, हमारे देश में टोबैको का प्रोडक्शन होने लगा, हमारे देश में पपाया का प्रोडक्शन होने लगा, हमारे देश में स्पिनिच का प्रोडक्शन होने लगा। तो
ऐसे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके आइडियाज और टेक्नोलॉजीज भी शेयर होने लगते हैं। अब देखिए, जब 1984 से पहले हमारे यहाँ कंप्यूटर्स नहीं थे तो अमेरिका से कंप्यूटर हमारे यहाँ आया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। हम आज चांद पर पहुंच गए हैं, एक बार में हमने मिशन मंगल कंप्लीट कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजीज भी ग्लोबलाइजेशन के इस टर्म में इंक्लूड होती है। कंट्रीज बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन में जो देश होते हैं वो आपस में और ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। जैसे आप जापान का एग्जांपल ले लीजिए और इंडिया, दो कंट्रीज के बारे में सोचिए। जापान में किसी खास किस्म के मिनरल्स नहीं पाए जाते, लेकिन स्टील के प्रोडक्शन में जापान ने वर्ल्ड में अपना डंका बजाया हुआ है। उसे स्टील का रॉ मटेरियल इंडिया से मिलता है। सोचिए, तो हम अपना रॉ मटेरियल बेचते हैं जापान को, यानी जापान डिपेंडेंट है अपने स्टील इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया के ऊपर, और फिर बाद में वहां से फिनिश गुड के तौर पर जो तैयार स्टील होता है इंडिया वापस खरीद लेता है। हम पेट्रोल पर अरेबियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, रूस के ऊपर अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हो क्या रहा है, हम एनर्जी में जो हमारा फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसमें हम लोग अरेबियन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक ना। हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, जो मेडिकल सिस्टम में मेडिसिन तैयार होती है, उसमें जो रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल का 80% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और जैसे इसमें कोविड का दौर चल रहा है, अगर किसी भी देश ने कोई वैक्सीन बना ली तो उस देश को इंडिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फैसिलिटी हमारे पास है। तो इस तरह से देश जो होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो जाते हैं। अगला जो की पॉइंट है, कंट्रीज इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विथ ईच अदर। जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो आसपास की जो कंट्री होती है या कहीं की भी कंट्री होती है वो किसी दूसरे देश में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करती है फॉर द बेटर प्रॉफिट। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? एप्पल अपना मोबाइल फोन चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है, सैमसंग अपना मोबाइल चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, तो एप्पल कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो कैपिटल अमेरिका का, लेबर चाइना का, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, एक जगह की कैपिटल, एक जगह का लेबर, एक प्रोडक्शन हो रहा है, एक गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन व्हिच कनेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। थैंक यू। तो ग्लोबलाइजेशन को समझने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहां पर एक डिबेट का क्वेश्चन है ये कि किसको हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोलें और किसको मॉडर्न वर्ल्ड बोलें। यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद का समय मॉडर्न वर्ल्ड और उसके पहले का समय प्री मॉडर्न वर्ल्ड हुआ। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम समझने के लिए इसी चीज को सहारा बनाते हैं, इसी चीज को बेस बनाते हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन में जैसे हमने समझा कि लोग एक दूसरे से काफी करंटली फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड थे, तो क्या ग्लोबलाइजेशन के यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे? ऐसा नहीं था, दे वर कनेक्टेड। वो कनेक्टेड तो थे, लेकिन उस कनेक्शन की इंटेंसिटी आज के मुकाबले काफी कम थी। देखिए, इसी कनेक्शन के लिए, इसी कनेक्शन के एग्जांपल्स को हम लोग सिल्क रूट से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सिल्क रूट क्या था? पहली बात, ये जो सिल्क रूट था ये चाइना के ईस्टर्न हिस्से से चलता हुआ यूरोप के वेस्टर्न हिस्से तक पहुंचता था, यानी ये दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा था, पहला एशिया और दूसरा यूरोप। ये स्टार्ट कब होता है? सिल्क रूट was started in 2nd century BC during the Han dynasty which ruled over the time period in China। देखिए,
जब चाइना में हान डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो उसी समय ये सिल्क रूट स्टार्ट होता है। और ये चाइना के ईस्टर्न हिस्से में एक स्टेट पड़ता था जिसका नाम था चांगान, उस टाइम पे 2nd सेंचुरी बीसी में। और चांगान का मॉडर्न नेम है, आज का नेम है सिंगजियान। तो ये सिंगजियान को रोमन इंपायर से कनेक्ट करता था। अब देखिए, रोमन 2nd सेंचुरी बीसी में पूरे यूरोप पर शासन कर रहे थे और वो अपनी लग्जेरियस लाइफ के लिए भी बड़ा फेमस थे। सिर्फ यूरोप में ही उनका इंपायर नहीं फैला हुआ था, बल्कि मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ हम देखेंगे तो उनका इंपायर फैला हुआ था। इस तरह से यूरोप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सा भी रोमन इंपायर के हाथों में था। एक तरह से बहुत बड़े, बहुत मास लेवल पे इनका इंपायर फैला हुआ था। हान डायनेस्टी के समय में जो चाइनीज थे वो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते थे। वो चीनी मिट्टी के बर्तन, जिसको कायोलाइट कहते हैं, वो चीनी मिट्टी के बर्तनों की जो पॉटरीज थी, चीनी मिट्टी की पॉटरीज की भी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते थे। साथ ही साथ उन्होंने सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की टेक्निक भी खोज ली थी। अब ये जो सारी चीजें थी, ये लग्जेरियस लाइफ की सिंबल थी। और मैंने बताया आपको कि जो रोमन डायनेस्टी थी वो अपनी लग्जेरियस लाइफ के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी। अब इन्हीं चीजों का व्यापार, इन्हीं चीजों का ट्रेड चाइना रोमन्स के साथ करता था। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप बन रहे थे चाइना यानी ईस्टर्न एशिया और पूरे यूरोप के साथ, वो किस तरह के थे। देखिए, यूरोप में जो भी चीजें उस समय प्रोड्यूस की जाती थी, बनाई जाती थी, उसकी डिमांड एशिया में बिल्कुल भी नहीं थी। बल्कि एशिया के देशों में जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था उसको यूरोप वाले अच्छे दामों पर खरीदते थे। अब वहां के रुपए, पैसे या जो करेंसी थी यहां तो चलती नहीं थी। तो इस वजह से जिन चीजों का भी इंपोर्ट यूरोप करता था या रोमन्स करते थे, उसके बदले में एशिया के कंट्रीज को काफी बड़ी क्वांटिटी में सिल्वर और गोल्ड मिलता था। यानी ये व्यापार जो था, ये जो ट्रेड था, सिल्वर और गोल्ड का ट्रेड था। यानी एशिया से सिल्क, कायोलाइट के पॉटरीज यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें जाया करती थी रोमन एम्पायर के पास, और वहां से गोल्ड और सिल्वर हमारे पास आते थे। बहुत ही फायदे का सौदा था, बहुत ही मुनाफे का सौदा था। लेकिन ये जो पूरा सिल्क रूट था, ये लगभग 6000 किलोमीटर लंबा था। कहीं कहीं आपको 54,000 किलोमीटर भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बस समझना यह है कि ये रूट जो था ये बहुत लंबा था। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में अपने टाइम ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी में ये रूट सिर्फ लैंड वे से कनेक्ट करता था, इसमें ओशनल वेज नहीं इंक्लूड थे। आने वाले समय में बाद में इसमें ओशंस के भी रास्ते इंक्लूड कर लिए गए। तो इतनी लंबी दूरी जो है किसी एक इंसान के लिए तय करना बहुत ही मुश्किल था। तो क्या होता था, जो मिडिल मैन होते थे, जो बिचौलिए होते थे, वो इसका फायदा उठाते थे। जैसे चाइना से अगर कोई व्यापारी चलता है, कोई ट्रेडर चलता है, तो चाइना के बाद देखेंगे अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ता है। उस टाइम ऑफ पीरियड में अफगानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। तो इंडियंस चाइनीज से माल खरीद लेते थे, गुड्स खरीद लेते थे, और उसके बाद यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बेचते थे। तो इस तरह से इंडियंस को भी फायदा होता था, इस तरह से अफगानीज को भी फायदा होता था, और इसी तरह का फायदा ईरानीज भी उठाते थे, जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। इसी तरह का फायदा वो भी उठाते थे, और यूरोप पहुंचते पहुंचते वो गुड बहुत महंगा हो जाता था, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे सिल्क रूट का। साथ ही साथ सिल्क रूट उस समय की 3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा था। वो कॉन्टिनेंट आज भी हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे? पहला एशिया था, दूसरा यूरोप था, और तीसरा अफ्रीका था। अगर हम पॉपुलेशन के नजरिए से देखें तो 80% पॉपुलेशन डोमेस्टिकेट करती है इन 3 कॉन्टिनेंट्स में। इसका मतलब है कि ये 80% लोगों को भी कनेक्ट कर रहा था। ये सिल्क रूट का एक और इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, हान डायनेस्टी के समय में सिल्क रूट बच्चा था, मतलब कि वो अपने स्टार्टिंग में था, अपने चाइल्डहुड में था, और अपने आप को ग्रो कर रहा था, अपने आप को डेवलप कर रहा था। हान डायनेस्टी के बाद चाइना में टांग डायनेस्टी आती है, और टांग डायनेस्टी में ये बहुत ही वास्ट लेवल पर इंक्रीज कर जाता है, और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में सामने आता है दुनिया के सामने। यानी एक ट्रेड रूट जो है ये काफी ज्यादा, मतलब लगभग हर कंट्रीज को ये ऐड करने लगा, और इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। योन डायनेस्टी के टाइम पे तो इसने अपनी
एक्सट्रीम कंडीशन को पा लिया, यानी कहा यह जाने लगा कि सिल्क रूट पर जिसका कब्जा है पूरे विश्व पर उसका कब्जा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली व्यापार यहीं से होने लगा, मोस्टली ट्रेड जो है यहीं से होने लगा। आप ढूंढ के निकालिएगा कुषाणों का शासन, जब कुषाण रूल कर रहे थे इंडिया पर, उस समय सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के कंट्रोल में था और उस समय इंडिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिशियरी मिली हुई थी। तो कुषाणों के बारे में आप लोग थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिएगा। देखिए ऐसा नहीं था कि सेकेंड सेंचुरी बीसी से ही इसको सिल्क रूट कहा जाने लगा। सिल्क रूट कहने के पीछे एक कारण था। सिल्क रूट से व्यापार तो बहुत सारी चीजों का होता था, ट्रेड तो बहुत सारी चीजों का होता था, लेकिन जो मेन ट्रेड था, जो हाई क्वांटिटी में ट्रेड था, वो सिल्क का था। इसकी वजह से इसको सिल्क रूट कहा जाने लगा। 18th सेंचुरी के लास्ट में एक जर्मन जियोग्राफर थे जिनका नाम था एफ वॉन रिchthofen। इन्होंने ही सबसे पहले सिल्क रूट टर्म का इस्तेमाल किया इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। आज के समय में करंट टाइम में इसकी पोजीशन क्या है? देखिए चाइना की एक चाइना का एक इनिशिएटिव है ओबोर, वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव, ठीक है ना। इस इनिशिएटिव को चाइना फिर से जिंदा करना चाह रहा है, यानी इस सिल्क रूट को चाइना फिर से इमर्ज करना चाह रहा है ताकि पूरे ग्लोब पर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने यहां बनाए गए प्रोडक्ट को वो पहुंचा सके। आपको पता है चाइना रेलवेज के थ्रू रसिया से जुड़ चुका है, चाइना रेलवेज के थ्रू अफ्रीका से जुड़ चुका है और अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर पहुंचा रहा है। हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन चाइना की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये इससे पूरे देश को जोड़ना चाहता है, ऐड करना चाहता है। इंडिया भी ओबोर के खिलाफ है, वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, कहता है कि इससे हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो कम होते हैं और हमारे सॉवरेनिटी को भी इससे खतरा है। तो इस ओबोर के बारे में आपको भी सर्च करना है, ये आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में जब हान डायनेस्टी थी तो सिल्क रूट हमारा इमर्ज होता है और 14th सेंचुरी में फिर से इसका अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये था कि 14th सेंचुरी के आसपास हमको देखने को मिलता है कि मिडिल एशिया में मुस्लिम्स रूलर्स काफी ज्यादा आ गए। आप इंडिया में भी देखेंगे कि 14th सेंचुरी में उस समय हमारे यहाँ मुगल लास्ट में लोधी डायनेस्टी चल रही थी और उधर जो थे अरब्स का शासन हो गया था, अरब्स रूल कर रहे थे। तो ये कनेक्शन जो है यूरोप और चाइना के बीच में ये टूट गया था और ये था हमारा सिल्क रूट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फूड ट्रेवल्स का। देखिए ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू फूड क्रॉप्स टू द प्लेस वेयर दे ट्रेवल्ड। अब जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेवलर्स, मॉन्क्स या जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वो अपने साथ निश्चित रूप से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जा रहे थे और जहां जा रहे थे जाने अनजाने में उनके सीड्स को वहां छोड़ दे रहे थे। तो इस तरह से काफी लंबे समय में इस वर्ल्ड को न्यू फूड पैटर्न के बारे में कुछ पता चलता है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं नूडल्स का। हम और आप अपनी डेली लाइफ में नूडल्स का प्रयोग तो करते ही करते हैं और वर्ल्ड फेमस भी चीजें हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि ये चाइना से आया। अब देखिए जब ये सबसे पहले तो ऐसा ही माना जाता है कि वेस्टर्न चाइना में इसका ओरिजिन था और वहां से जब ये इटली पहुंचा, जब यूरोप पहुंचता है तो उसको वहां पर स्पैगेटी कहते हैं और 15th सेंचुरी के बाद ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो गया और अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है देखिए पोटैटो का। अब यूरोपियंस जो थे, जब यूरोपियंस, कोलंबस का नाम सुना होगा, कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की, यहां जब मैं अमेरिका वर्ड ले रहा हूं इसमें नॉर्थ अमेरिका भी इंक्लूड है, इसमें साउथ अमेरिका भी इंक्लूड है और जो इन दोनों के बीच में कैरेबियन आइसलैंड कंट्रीज हैं वो भी इंक्लूड। तो जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसके बाद पोटैटो के बारे में यूरोपियंस को पता चला। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पोटैटो है वो यूरोपियन ओरिजिन का नहीं है बल्कि वो अमेरिकन ओरिजिन का है। देखिए अमेरिका में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसमें एक कंट्री पड़ती है, उसका नाम है पेरू। इसकी कैपिटल पता करना और इसकी करेंसी पता करना आपका काम है, ये दो चीजें आप पता करिएगा। तो जो ये कंट्री है पेरू, इस पेरू में एक लेक है जिसका नाम है टिटिकाका। तो टिटिकाका लेक के पास ही सबसे पहले पोटैटो के एविडेंस हमको मिलते हैं। तो इसका भी ओरिजिन हम ये मान सकते हैं कि पेरू से हुआ होगा। और जब यूरोपियंस जाने लगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में माइग्रेट करने लगे यूरोप से अमेरिका और द बेटर लाइफ के लिए, जॉब्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए,
तो फिर पोटैटो वहां से यूरोप आ गया, और जब पोटैटो यूरोप आया तो पोटैटो के आने के बाद यूरोप का जो फूड कंजम्पशन का पैटर्न था वो पूरी तरह से चेंज। अब वो लोग भी जो गरीब थे और क्वालिटी फूड एफोर्ड नहीं कर सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, वो भी, उनको भी अब अच्छा खाना मिलने लगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे केवल पोटैटो की वजह से। जानकर हैरानी होगी कि आप 1814 में आयरिश फूड पोटैटो फेमाइन हुआ, मतलब कि वहां पर आलू की जो फसल थी, पोटैटो की जो फसल थी, वो बर्बाद हो गई, किसी बीमारी की वजह से वो खराब हो गई। तो हम देखने को मिलता है हमें कि यूरोप बेसिकली इंग्लैंड और आयरलैंड की बहुत बड़ी आबादी से प्रभावित होती है, इफेक्ट उसका इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, उनके उनके खाने की आदतों पर पड़ता है। तो जैसे जैसे ये नए फूड क्रॉप्स से दुनिया इंट्रोड्यूस हो रही थी, उसके खाने के तरीके में भी चेंजेस आ रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कुछ मेन फूड्स हैं हमारे, जैसे पोटैटो, सोया, मेज, टोमेटो, ग्राउंडनट, चिली, स्वीट पोटैटो, इन सब के बारे में यूरोपियंस को 5th सेंचुरी से पहले पता नहीं था, सॉरी 15th सेंचुरी से पहले पता नहीं था, बल्कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज होने के बाद, जब नेक्स्ट कोलंबस ने की खोज कर ली, उसके बाद ये सारी चीजें यूरोप में आई, और उसके बाद फिर इसका इंपैक्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया के देशों पर पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ समय के बाद या एक लंबे समय के बाद वहां के फूड पैटर्न्स में चेंजेस आने लगते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ा या ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा या उस टाइम ऑफ पीरियड के कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें जो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है, द 19th सेंचुरी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप के लिए एक बेस तैयार करता है। बिना उनको समझे आगे की चीजों को नहीं समझा जा सकता है। तो इसी प्रोसेस में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो कंट्रीज थी वो, यूरोप में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ये इंस्पायर हो रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और आपको पता है कि स्टीम इंजन या रेलवे, ये सारी चीजें काफी वास्ट लेवल पे इनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज के कल्चरल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स एंड पॉलिटिकल व्यूज बदल रहे थे। एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पर ब्रिटेन में अरिस्टोक्रेसी थी, यानी लॉर्ड साहबों की सरकार थी, लॉर्ड की सरकार थी। देखिए, लॉर्ड वो लोग एक धनाढ्य लोग होते थे ब्रिटेन के, जिनके पास खूब पैसा होता था, और यही लोग सरकार में भी बैठे होते थे। तो अगर कोई लॉ इनको पास कराना होता था अपने हित के लिए, तो ये बड़े आराम से करा सकते थे। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में ब्रिटेन में अरिस्टोक्रेसी थी, अधिनायक तंत्र कहते हैं इसको, या आप ये कह लीजिए कि लॉर्ड साहबों की सरकार थी। देखिए, की पॉइंट्स क्या है। 18th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने 3 तरह के मूवमेंट को नोटिस किया। वो क्या मूवमेंट थे? पहला मूवमेंट था फ्लो ऑफ ट्रेड। उन्होंने देखा कि वास्ट लेवल पे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड पे व्यापार जो है, जो ट्रेड है, वो काफी ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। क्लोज होने का मतलब कि अब पहले की तुलना में अब ज्यादा त्वरित गति से, यानी फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहा है। और ये ट्रेड जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ, वो बेसिकली 2 चीजों पर था, एक था क्लॉथ और दूसरा था व्हीट। ठीक। दूसरा फ्लो जो उन्होंने देखा वो था फ्लो ऑफ लेबर। देखिए, 18th सेंचुरी आते आते दुनिया लगभग ग्लोबलाइज होने लगी थी। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज हो चुकी थी, नए सी रूट के थ्रू एशिया की नई नई कंट्रीज की खोज हो चुकी थी, नए सी रूट्स का पता चल चुका था। यानी जो लैंड होते थे, मतलब कि जो जहां पर एग्रीकल्चर की जा सकती थी, अब वो काफी वास्ट लेवल पे हो गया था। पहले की तरह कि जो फसलें जहां उगाई जा रही हैं वहीं पर उनका कंजम्पशन हो, अब ऐसा नहीं था। अब हो सकता है कि कोई क्रॉप्स एशिया में पैदा की जा रही और उसका कंजम्पशन यूरोप में हो रहा, और ऐसा हो भी रहा था। इन सारे कामों को करने के लिए लेबर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट किया गया। बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कोलोनाइजेशन पीरियड में, कि जब इंडिया से काफी ज्यादा जो लेबर थे उनको लैटिन अमेरिका कंट्रीज भेजा गया,
अमेरिकन कॉन्टिनेंट भेजा गया, चिली भेजा गया या ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वो वहां पर जो शुगर केन होता है गन्ने के फॉर्म्स में काम करने गए थे, ये टोबैको के फॉर्म में काम करने गए थे। तो ये लेबर का भी हमको ट्रेड देखने को मिलता है। जो थर्ड है वो फ्लो ऑफ कैपिटल है। यहां पर कैपिटल समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैपिटल क्या होती है और वेल्थ क्या होती है। देखिए, कैपिटल आपकी पूंजी यानी आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ का वह हिस्सा होता है जिससे और ज्यादा कैपिटल पैदा की जा सके। यानी कैपिटल के फर्दर प्रोडक्शन में अगर आपकी वेल्थ का कोई हिस्सा काम आ रहा है तो वो आपकी कैपिटल होती है। सिंपल लैंग्वेज में आप यही इस बात को समझ सकते हैं। तो उस टाइम ऑफ पीरियड पे फ्लो ऑफ कैपिटल भी हमें देखने को मिलता है। फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं था कि पूंजी का प्रवाह हो रहा था, वो ब्रिटेन से चलकर यूरोप आ रही, ब्रिटेन से चलकर इंडिया आ रही थी या अमेरिका जा रही थी। कि 18th सेंचुरी तक जो अमेरिका था, अमेरिका सबसे संपन्न देशों में से था, सबसे अच्छा माहौल था वहां रहने के लिए, बहुत पैसे थे उनके पास। और इस टाइम तक लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही थी, लोगों के पास ज्यादा पैसे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से क्या हो रहा था, लोगों के पास जॉब्स थी, जॉब्स की वजह से उनके जेब में पैसे थे, पैसे की वजह से वो डिमांड कर रहे थे और चीजों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए पैसे से और अधिक पैसा कैसे बनाया जाए, जब आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा तो अमेरिका के पास था, पैसा तो यूरोपियन कंट्रीज के पास था, और ब्रिटेन से भी पहले जो वहां के ट्रेड्स थे या इंडस्ट्रीज थी उनको लीड जर्मनी कर रहा था। तो इन कंट्रीज के पास पैसे बहुत थे। अब इस पैसे को और ज्यादा कैसे किया जाए, तो वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लगे। तो ये भी फ्लो का ही एक पैटर्न था, एक एग्जांपल था। तो बेसिकली 18th सेंचुरी की 19th सेंचुरी में हमको ये तीन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। दीज थ्री मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसका एग्जांपल मैंने बताया आपको कि आप व्हीट और क्लोथ से लगा सकते हैं। सेकेंड, फ्लो ऑफ लेबर, और थर्ड, फ्लो ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। देखिए, जब भी हम किसी चीज के प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो कम से कम 5 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। बिना इनके हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते हैं। दीज थिंग्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। अब 19th सेंचुरी में हम यूरोप में क्या देखते हैं कि उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो रही थी, उनके खाने पीने के तरीके बदल रहे थे। और ये हो क्यों रहा था? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन के लोग या यूरोप के लोग काफी संपन्न होते जा रहे थे, उनके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, तो जो खाने पीने की चीजें थी या उनकी लाइफ स्टैंडर्ड थी वो काफी ऊंची हो जा रही थी। खाने में अब सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं होती थी बल्कि क्वालिटी भी होती थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया था कि पोटैटो भी इंट्रोड्यूस हो चुका था यूरोप में। तो जो गरीब जनता थी, जो पुअर पीपल थे, उनके भी खाने पीने में सुधार हुआ। और बड़े मजे की बात यह है कि पोटैटो का प्रोडक्शन उसी लैंड से 3 टाइम्स ज्यादा किया जा सकता था जिससे पहले नहीं किया जा सकता था। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी कि ब्रिटेन के या यूरोप के लोगों को काफी हेल्दी बना रही थी। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप वर्क एफिशिएंट रहेंगे, और वर्क एफिशिएंट होने के लिए आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो लेबर है, उसको यूटिलाइज करने के लिए ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज तो पहले से ही थी। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है कि कोई भी देश जो होता है, कोई भी कंट्री, वो फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। लेकिन ब्रिटेन के एग्जांपल से हम समझेंगे कि ब्रिटेन के केस में ऐसा अलग था। अगर ब्रिटेन के लोग फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करते तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो नीचे चली जाती, और लोग ऐसा चाह नहीं रहे थे। तो 19th सेंचुरी या जब ये इकोनॉमी हमारी शेप ले रही थी, उस दौरान हो क्या रहा था कि ब्रिटेन में जो खाने पीने की चीजें थी वो काफी महंगी हो गई। अब इंडस्ट्रीज हैं तो उनको रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करेगा ना, कोई और सेक्टर तो है नहीं हमारा। तो इस हैवी डिमांड की वजह से जो खाने पीने की चीजें थी, जो ग्रेन्स थे, जो फूड्स थे, इनके दाम काफी महंगे हो गए।
ठीक। उसी समय मैंने बताया कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खोज भी हो चुकी थी, कम्युनिकेशंस काफी अच्छा हो चुका था, ट्रेवलिंग काफी इजी हो चुकी थी। तो दूसरे कॉन्टिनेंट से भी रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन की इंडस्ट्री में ढकेला जाने लगा। इसकी वजह से ब्रिटेन में अचानक से इन फूड ग्रेन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो विदेशों से माल आता था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में वो सस्ता पड़ता था, और जो डोमेस्टिक फार्मर थे उनके माल महंगे पड़ते थे। ठीक समझ रहे हैं बात को कि नहीं? यानी अगर इंडस्ट्रीज ब्रिटेन के किसानों से ही उसी माल को खरीदती है, मान लीजिए कि कॉर्न को खरीदती है, तो वो उनको महंगा पड़ता था, और विदेशों से मंगवाती थी तो वो सस्ता पड़ता था। तो उस टाइम पे मैंने बताया कि आपको कि ब्रिटेन में एरिस्टोक्रेसी थी, लॉर्ड साहबों की सरकार थी, और ये लोग सरकार में गवर्नमेंट में भी बैठे हुए थे। तो इन्होंने कॉर्न लॉ इंट्रोड्यूस कराया। कॉर्न लॉ क्या था? देखिए, उस समय ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी बेटा? टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी की सरकार थी। ये वहां के उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, टोरी की गवर्नमेंट थी। और इनकी जो कैबिनेट थी उसमें उसके ज्यादातर मेंबर वही अरिस्टोक्रेट से लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स उनको कहा जाता तो वही लॉर्ड्स थे। इन्होंने कॉर्न लॉ इंट्रोड्यूस कराया। देखिए, कॉर्न लॉ 1804 में इंट्रोड्यूस हुआ। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? कि डोमेस्टिक फार्मर्स की जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब कि जो इंपोर्ट हो रहा था विदेशों से, जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट हो रहे थे, उस पर रोक लगा दी गई। अब जब कंट्री में बाहर से माल आ नहीं पाएगा तो इंडस्ट्रीज को मजबूरी थी कि वो अपने देश के ही फार्मर्स का माल खरीदे। तो ये था कॉर्न लॉ, और इसको फिर 1846 में इसको हटा भी दिया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि कॉर्न लॉ कब लाया गया? 1804 में। किसकी गवर्नमेंट थी उसमें ब्रिटेन में? तो टोरी गवर्नमेंट थी। और हटाया कब गया? 1846 में। क्यों लाया गया? फॉर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्मर्स। तो 19th सेंचुरी में जो जो चेंजेस हमारे आसपास आ रहे थे और उससे दुनिया जो प्रभावित हो रही थी, और एक मॉडर्न वर्ल्ड बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी से किन क्या क्या नए थॉट्स और नए नए एस्पेक्ट इस वर्ल्ड के सामने आते हैं। देखिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर मतलब है हमारा स्टीम शिप से, रोड ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से, रेलवेज, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट अच्छी खासी मात्रा में हो रहा था, जिसकी वजह से यात्राएं करना, ट्रेवलिंग करना काफी ज्यादा इजी हो गया था। अब मालों को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता था। हो सकता था कि गेहूं जो व्हीट है आपका एशिया में पैदा किया जा रहा हो, और वो एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज में यूज होता था, आप जानते ही हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि जो मीट की डिमांड थी पूरे यूरोप में, तो मीट अमेरिकन कॉन्टिनेंट से शिप के थ्रू सप्लाई किया जाता था, और उसके बाद पूरे यूरोप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। अच्छा, कुछ परेशानियां भी थी इसमें। परेशानियां ये थी कि स्टार्टिंग में जब मीट की सप्लाई हो रही थी तो जिंदा जानवरों को शिप पर लाना पड़ता था। अब जिंदा जानवर हैं तो वो शिप पर ज्यादा जगह लेते थे। कुछ तो पूरी ट्रेवलिंग में कुछ बीमार पड़ जाते थे, और साथ ही उनकी केयर के लिए काफी ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, तो एक थोड़ा ज्यादा खर्चीला काम पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ होने लगा, हम देखते हैं कि रेडी मीट ही हम अमेरिका से यूरोप और अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होने लगता है। तो इस तरह से चीजें चेंज हो रही थी। अब पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन और यूरोप के पास पैसे तो आ गए थे। अब कुछ कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में निकल के आते हैं, उनको देखते हैं। इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म और कोलोनाइजेशन। देखिए, इसका मतलब होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच कंट्री पावरफुली कंट्रोल अदर्स। जब कोई एक शक्तिशाली देश, अब यहां पर शक्तिशाली का मतलब है धन से, संपदा से, वेल्थ से, कैपिटल से, जब कोई शक्तिशाली देश पैसे के दम पर, वेल्थ के बेसिस पर किसी दूसरे अनडेवलप्ड कंट्री को ऑक्यूपाई कर ले, उस पर कब्जा कर ले,
तो ये आपका इंपीरियलिज्म था। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड से जो कैपिटल का फ्लो था वो यूरोप की तरफ हो रहा था। अलग अलग सी रूट्स की खोज हो चुकी थी, अलग अलग जगहों पर लोगों को बसाया जा रहा था, डोमेस्टिकेट कर रहे थे, लेबर माइग्रेट कर रहे थे। 3 मूवमेंट याद करिए, जो मैंने 3 मूवमेंट बताया था 19वीं सेंचुरी का, उसमें एक लेबर माइग्रेंट का भी था, लेबर मूवमेंट का था। यानी दुनिया के हिस्सों में लेबर्स की कमी थी और ये लेबर्स वहां पर जाकर जो बड़े बड़े फॉर्म्स बनाए गए थे उसमें काम करते थे और बेतहासा प्रोडक्शन होता था। ये प्रोडक्शन इंग्लैंड के कारखानों की भूख मिटाता था और वहां के लोगों की। अफ्रीका बहुत ही गरीब कंट्री आज भी है, उस समय भी था। तो जब अंग्रेजों ने अफ्रीका के कई सारे हिस्सों को, कई इलाकों को ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो ये गुलामों का व्यापार करने लगे, वहां से स्लैब ट्रेड होने लगे। आप समझिए कि अफ्रीका से स्लैब्स को उठाया जाता था, उन्हें ले जाकर अमेरिका में बेचा जाता था और उसके बदले में वहां से मिनरल्स और फूड ग्रेन्स यूरोप पहुंचते थे। एक तरह से ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हो गया कि अब पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कोई अमीर देश, कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब कंट्री के ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल कर लेता है। जैसे ब्रिटेन ने 19वीं सेंचुरी में दुनिया के अलग अलग देशों के साथ किया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उन्हें फायदा हुआ था, वो बहुत ही अमीर हो गए थे जिसकी वजह से दे गॉट टू मच रिच। आज भी वो बहुत रिच है। आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, उनकी जीडीपी देख लीजिए, हमसे ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। कम पॉपुलेशन होने की वजह से भी उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। और सोचिए कि इतनी कम पॉपुलेशन के बाद भी कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का जो सन है वो कभी भी राइज नहीं होता है, सनसेट कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का नहीं होता है। कहते थे कि दुनिया के एक हिस्से में अगर सन सेट होता था तो दूसरे हिस्से में ब्रिटिश एम्पायर का सन राइज हो जाता था। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना बड़ा एम्पायर उनका था। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटलिज्म। अब देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात की जाती है। एक तो होता है सोशलिस्ट, दूसरा होता है कैपिटलिस्ट और तीसरा होता है मिक्स्ड। तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर कैपिटलिज्म समझ में आ जाएगा, लेकिन आज के कैपिटलिज्म और तब के कैपिटलिज्म में थोड़ा फर्क है। देखिए, बेसिकली हम आज के रेफरेंस में बात करेंगे तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, प्रोडक्शन के जो सोर्सेस होते हैं, उनके ऊपर किसका अधिकार हो। तो अगर किसी प्राइवेट या इंडिविजुअल्स का राइट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, तो हम उसको कहते हैं कैपिटलिज्म। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का राइट होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, तो हम उसको कहते हैं सोशलिज्म। अगर थोड़ी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटी में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर और थोड़ी क्वांटिटी में प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल हो, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो कैपिटलिज्म का मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल्स का राइट हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। सारी इकोनॉमी, जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर विचार करता है, एक ही चीज के बारे में सोचता है कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। देखिए, अगर किसी कंट्री में कैपिटलिज्म होगा, जैसे कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहां की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहां पर प्राइवेट सेक्टर का राइट होगा। तो प्राइवेट सेक्टर के राइट होने की वजह से ये कंपनियां मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका वन एंड ओनली एक ही उद्देश्य होगा कि हाउ टू गेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को कैसे ज्यादा किया जा सके। वही अगर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम होगा, सोशलिज्म होगा, तो वो कैसे अधिक से अधिक पब्लिक का
वेलफेयर किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके। इस एस्पेक्ट को लेकर सोशलिज्म चलता है। और अगर मिक्स्ड है, यानी सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, तो एक तबका तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की ओर जाएगा और दूसरा तबका लोगों के वेलफेयर की ओर जाएगा। यानी ये दोनों व्यवस्थाएं पैरेलल चलेंगी, जैसे कि इंडिया में सोशलिज्म का एग्जांपल रसिया है, वहां फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन पर गवर्नमेंट का राइट है। अमेरिका में फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन पर प्राइवेट सेक्टर का राइट है। इंडिया में कुछ सेक्टर प्राइवेट और कुछ पब्लिक है। अब देखिए, कोलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म, ये सारी चीजें आपस में एकदम से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में होता है, तो मैंने बताया कि जो फ्लो ऑफ कैपिटल था वो यूरोप की तरफ होने लगा, यानी दुनिया से जो धन दौलत संपदा थी वो सब कुछ यूरोप में जाने लगी। यूरोपियंस क्या कर रहे थे? खूब चीजों का प्रोडक्शन कर रहे थे और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच रहे थे। ठीक, कैपिटलिज्म सिस्टम में एक समस्या ये होती है कि इसमें जो इनकम होती है, जो पैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अनइवन होता है। यानी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, या इतना ही होगा कि सिर्फ वो सरवाइव कर सके। आप इंग्लैंड में बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था, या यूरोपियन के मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा ही चल रहा था। उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा तो हुआ, लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल था वो बहुत कम लोगों के पास था। नहीं, बहुत थोड़े लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था और बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा था। इसका मतलब यह हुआ कि जिन चीजों का प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है, उसको, उस प्रोडक्ट की डिमांड उस कंट्री में एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे तो बहुत कम लोगों के पास है। यानी होने वाले प्रोडक्शन को उस कंट्री में नहीं बेचा जा सकता है। अब जब उस कंट्री में नहीं बेचा जा सकता है, तो जितने भी कैपिटलिस्ट होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनका जो प्रॉफिट होगा वो एक समय के बाद निश्चित हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? मैंने बताया कैपिटलिज्म में लोग हमेशा अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब जब लोगों की इनकम डेफिनेट हो जाएगी, तो प्राइवेटाइजेशन में या कैपिटलिज्म में वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे कर पाएंगे? उनको और मार्केट की जरूरत पड़ेगी और डिमांड की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो वो अपनी कंट्री से अपने प्रोडक्ट्स को निकालकर दुनिया के अन्य हिस्सों में बेचने की कोशिश करेंगे। और ये तब पॉसिबल होता जब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ हो। और इंग्लैंड में ऐसा था, स्टीम इंजन बन चुके हुए थे, स्टीम शिप्स थी, कार्स बन चुकी हुई थी, लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा उनका डेवलप हो चुका था। यानी वो अपने माल को दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि यूरोप का सिर्फ एक ही देश अपने यहां होने वाले प्रोडक्शन को दुनिया में बेचना चाहता था। सारे देश ऐसा करना चाहते थे। तो जब सारे देश ऐसा करना चाहते थे, तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आर्मीज की जरूरत पड़ी, कॉलोनीज की जरूरत पड़ी। तो यही कैपिटलिज्म ही है जिसको कह सकते हैं कि ये कोलोनाइजेशन की मां है, मदर है। इसी कोलोनाइजेशन का जन्म इस कैपिटलिज्म की वजह से होता है, क्योंकि उन्हें अपने गुड्स को दुनिया के अन्य हिस्सों में बेचना था और मोनोपोली रहे, कोई कंपटीशन ना रहे। इसके वजह से ज्यादा एरिया को वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी जहां कैपिटलिज्म गया वहां कोलोनाइजेशन तो गया ही गया। यहां कोलोनाइजेशन को भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। कोलोनाइजेशन क्या है कि सपोज कर लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। ठीक, पहले इधर देख लीजिए। कोलोनाइजेशन रिफर टू अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन मूवमेंट विद द माइग्रेंट मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंक विद देयर एंसेंटर्स। देखिए, लोगों के मूवमेंट का, यानी लेबर के मूवमेंट का हमने जिक्र किया था कि 19th सेंचुरी में 3 टाइप्स के मूवमेंट हुए, जिसमें से लेबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मूवमेंट कभी कभी लोगों के जरिए कंट्रोल भी किए जाते थे। तो जब लोग इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेट कर रहे थे, तो वो जिस देश में गए
उस देश में उन्होंने अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई, तो इसी को कॉलोनीज कहा गया। ये एकदम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में ये चीजें बदल गई। कॉलोनाइजेशन का मतलब ही दूसरा हो गया, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो वो जिस देश में गए और जहां पर उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, वो कॉलोनीज कही जाने लगी। अच्छा, जिस देश में ये गए, इन्होंने अपना लिंकअप वहां के एंसेंटर से बनाया, यानी जो लोग वहां पहले रहते थे वहां उनसे अपना रिलेशन बनाया। जैसे आपको ये एग्जांपल देता हूं कि जब हमारे यहां पुर्तगीज आए थे, तो पुर्तगीज का एक कमांडर थे, उनका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उनसे पहले थे एल्मीडा। ये लोग जब गोवा पर अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, तो इन्होंने अपने पुर्तगीज साथियों से कहा कि आप इंडियन से मैरिज करें। तो इस तरह से वो लोग लिंकअप बनाते थे। तो ये कॉलोनाइजेशन में भी ये लिंकअप बन रहा था, पीपल माइग्रेट करके जहां जा रहे थे कि वहां के एंसेंटर से वो लोग संबंध बना रहे थे। अच्छा, सिर्फ संबंध ही नहीं बना रहे थे ये लोग, बल्कि उस पर्टिकुलर देश में, कंट्री में, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी मिले हुए थे। जैसे जब अंग्रेज हमारे यहां आते हैं, तो हमारे यहां के जो मुगल रूलर थे, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 स्टेट में फ्री ट्रेड करने के लिए छूट दे रखी थी। तो ऐसे प्रिविलेजेस भी उनको मिलते थे। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हो गया कॉलोनाइजेशन का? अभी देखिए, मॉडर्न एरा में हम लोग क्या कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है, ये थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, आर्मी के थ्रू स्ट्रांग है, तो अगर स्ट्रांग कंट्री किसी दूसरे कंट्री को ऑक्यूपाई कर ले, यहां के पॉलिटिकल सिस्टम को ऑक्यूपाई कर ले, यहां के नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर ले, यानी यहां पर ओवर द रूल करने लगे, और यहां से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल अपनी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहां के लिए ना करें, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट यहां किया जाए और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, उसका इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में किया जाए। तो दो देशों के बीच इस तरह का रिलेशन कोलोनल रिलेशन कहलाता है। थैंक यू।